आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स, कई सारे ब्रिटिश लीडर्स के, ब्रिटिश ऑफिसर्स के काम, उनके रिफॉर्म्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक्सपेंशन, जो 1857 रिवोल्ट है उसका एक्सपेंशन। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो रिवोल्ट है 1857, ये इसका फेलियर का ऐसे क्या कारण बने कि इतना बड़ा रिवोल्ट ऐसे किन कारणों की वजह से फेल हो गया था। तो सबसे पहला कारण आता है लैक ऑफ यूनिटी एंड नेशनल कैरेक्टर। देखिए, अलग अलग एरियाज़ में हर कोई अपना स्ट्रगल प्रेजेंट कर रहा था, हर कोई अपने तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था, रिवोल्ट कर रहा था। ये एक अच्छी बात है कि अवेयरनेस थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यूनिटी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बंगाल में रिवोल्ट चल रहा है तो मद्रास का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है इतना। अगर मद्रास में चल रहा है तो लखनऊ के अंदर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास रिवोल्ट तो था, हमारे पास वो एनर्जी तो थी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। एक प्रॉपर यूनिटी नहीं होने की वजह से ही हमारा जो ये रिवोल्ट 1857 का वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने हर ग्रुप ने अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिवोल्ट किया। जैसे सिपॉइज़ जो थे, उनके अंदर जो मिलिट्री ग्रीवेंसेस थे, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड सिलेक्शंस होते थे, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती थी, तो कहीं ना कहीं सिपॉइज़ को लगता था, इंडियन सोल्जर्स को, उनको ये लगता था कि हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। तो सिपॉइज़ ने अपना पर्टिकुलर एजेंडा से रिवोल्ट किया। रूलर्स जो थे वो चाहते थे कि उनका जो राज्य है उन्हें वापस मिले, उनका रिस्टोरेशन ऑफ किंगडम्स हो। पीजेंट्स जो थे वो चाहते थे कि जो हैवी टैक्सेस लगा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे उनको रिलीफ मिल जाए। यानी हमारे पास रिवोल्ट की कैटेगरीज तो थी, लेकिन हम यूनाइटेड होकर नहीं कर रहे थे उसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रोल। तो कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं होने की वजह से कि हम ये रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, ये जो नेशनलिज्म है, ये जो राष्ट्रवाद है, इसकी जो ये फीलिंग है हमारे अंदर होगी ही नहीं तो हम रिवोल्ट कैसे करेंगे। और जब ये फीलिंग ही नहीं होगी तब हम यूनाइटेड ही कैसे होंगे। तो कोई कॉमन आइडिया, कोई कॉमन थॉट, कोई कॉमन गोल नहीं था कि हम ये रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं। हर कैटेगरी अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही रिवोल्ट कर रही थी। दूसरा रीज़न आता है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। देखिए, हमारे पास कई सारे अच्छे लीडर्स थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या तोपे, नाना साहेब, बेगम हज़रत महल। ये कई अच्छे लीडर्स हमारे सामने आए थे जिनको हम आज भी याद करते हैं। लेकिन ये सब अपने पर्टिकुलर एरियाज़ को, अपने किंगडम्स को, अपने कम्युनिटी को, वो अपने लेवल पे, अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। वो कॉमन नहीं हो पा रहे थे। एक कॉमन, जैसे ये सब अलग अलग लीडर्स थे, तो अगर ये सब एक साथ मिलकर होकर रिवोल्ट करते तो शायद हमारा 1857 का रिवोल्ट एक अच्छा और बहुत ज़्यादा बड़ा रूप लेता, जो काफ़ी इम्पैक्ट करता ब्रिटिशर्स के ऊपर। तीसरा कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग। अच्छा, अगर आपने कोई रिवोल्ट, आप चाहते हो कि आज हम अनशन पर बैठें, या आप ये सोचते हो कि अब जो ये जैसे किसी सिचुएशन पे आपने कोई प्लान बनाया, अब आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे दूसरों को समझाना भी है। आपको अपना प्लान में अगर 10 लोग चाहिए, लेकिन आप सिस्टमेटिक ही नहीं अरेंज कर पा रहे हो, आपकी प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है। आपने सोच लिया कि अच्छा हमें इस पर काम करना है, लेकिन सही प्लानिंग नहीं होगी, सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा कि उस प्लान के ऊपर हमें काम कैसे करना है, सही मैन फोर्स नहीं होगा हमारे पास, सही लोग, सही सिचुएशन, सही इक्विपमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास, तो हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसा ही एक रीज़न बन गया था रिवोल्ट 1857 के फेलियर का, कि हमारे पास पुअर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग की वजह से हम रिवोल्ट सही सही नहीं कर पा रहे थे।
लैक ऑफ इंटेलिजेंस थी, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा अच्छे से नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई गैजेट्स या किसी की मदद से हम कर सकते थे, नहीं, नज़दीक के आपस के राजा भी एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, सही से एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हम रिवोल्ट तो कर रहे थे लेकिन बिना किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के। ना हमारे पास अच्छा कोऑर्डिनेशन था, ना हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। अच्छा, आज मुझे रिवोल्ट करना है, मैंने जाके बोल दिया कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लेते हो, तो क्या ब्रिटिशर्स मान जाएंगे इस बात को? वो तो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। तो हमारे पास सही ऑर्गेनाइजेशन, सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से हमारा रिवोल्ट फेलियर की तरफ बढ़ता गया। तीसरा आता है कि फोर्थ आता है लिमिटेड जोग्राफिकल स्प्रेड। यानी हमारा जो रिवोल्ट है वो मेनली कन्फाइंड हो चुका था जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा था, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो ऐसे रीजन्स थे जैसे राजस्थान हो गया, साउथ इंडिया हो गया, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर अभी तक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर दिया जाए, है ना। तो ब्रिटिशर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत जल्दी हम पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो गए। एक तो हम लोग एक साथ नहीं, यूनाइटेड नहीं, कोई हमारा लीडर नहीं, हमारी सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और चौथा कि उतना वाइड स्प्रेड ही नहीं हुआ हुआ हमारा रिवोल्ट कि हम रिवोल्ट कर किस लिए रहे हैं। क्या हमें आज़ादी चाहिए, या हमें टैक्स से मुक्ति चाहिए, या हमें हमारे सोल्जर्स के लिए सही पॉलिसीज़ और कंडीशंस चाहिए। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ पर हमारा फोकस नहीं था। पांचवा पॉइंट आता है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन रूलर्स। जो इंडियन रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के, देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके ऐसे रूलर्स भी थे जो उनके साथ काफ़ी लॉयल भी थे। इसका नुकसान हमें बहुत सारे सिचुएशंस में देखने को भी मिला है कि हम हारे अपनों की वजह से ही है। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए इस वजह से कि हम यूनाइटेड नहीं थे। दूसरा कि हम लोगों के अंदर जो है वो लॉयल्टी की कमी थी, तो ब्रिटिशर्स ने इस लॉयल्टी का ही तो फ़ायदा उठाया। उन्होंने आपसी फूट डाले, फूट करो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो इसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करते गए, इसी चीज़ को उन्होंने इंडियंस के ऊपर अप्लाई भी किया। तो जो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, जैसे सिंधियाज़, ग्वालियर के जो सिंधियाज़ थे वो हैदराबाद के निज़ाम्स थे, इंदौर के होलकर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के जो लॉयल थे। तो उनकी वजह से भी जहाँ पे हम उनकी मदद से रिवोल्ट को अच्छा कर सकते थे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के लॉयल है, तो वो रिवोल्ट के अंदर मदद नहीं कर सके। इस वजह से भी हमारा जो रिवोल्ट है वो फेलियर का रीज़न बन गया। जो लॉयल रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, जो ब्रिटिशर्स की हर बात मानते थे, वो ब्रिटिशर्स को हथियार देते थे, मनी देते थे, पावर तक देते थे कि हम आपके साथ हैं, आपको जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी एक हमारे लिए ड्रॉबैक था कि हम हमारी लड़ाई हमारे अपनों की वजह से भी हारे हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एजुकेटेड इंडियंस। जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने सपोर्ट करना इस रिवोल्ट को सही नहीं समझा, उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमें कैद करने के लिए या हमें परेशान करने के लिए नहीं है, उल्टा वो हमें मॉडर्नाइज करने आया है, वो हमें नए रिफॉर्मेशंस के थ्रू अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आया, इसलिए उन्होंने इसका अपोज नहीं किया। कोई भी इंटेलेक्चुअल या आइडियोलॉजिकल बैकिंग नहीं थी। सेवेंथ पॉइंट आता है वीक मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ रिबेल्स। यानी हमारे पास, चलो हम लोगों ने पब्लिक भी ले ली, हमने लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया कि हमें रिवोल्ट करना है, हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपना जो है आक्रमण करना है हमें ब्रिटिशर्स पे, लेकिन हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो ठीक ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी नई और मॉडर्न तकनीकें थी जो हमारे पास नहीं थी। हमारे पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, हमारे पास सही से ट्रेनिंग नहीं थी। अब बंदूक के सामने तलवार कैसे लड़ेगी, तो उसकी बंदूकों की भी हमारे पास कमी थी।
अच्छा, अगर बंदूक आ भी गई तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि आपके पास हथियार भी आ गए, चलो आपने ट्रेनिंग भी करवा ली, लेकिन आप डिसिप्लिन कैसे लाओगे? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कड़क या स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी पावर और स्ट्रेंथ का सही यूज़ करें, उसकी प्रॉपर